सोनिया गांधी ने स्वीकार्यता कर ली है। वो मान चुकी हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार में कप्तान होंगे महागठबंधन के। यानी आप चाहिए तो मिठाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं, आप चाहिए तो पटाखे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप राजद के समर्थक हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि कांग्रेस ने इस बात को मान लिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। आखिर जो महागठबंधन अपने आप को 2019 में ही मान रहा था कि विश्व विजेता हो जाएगा, वो 2020 में आते आते एक छोटी सी चुनाव में हार के बाद ऐसा कैसे टूट गया कि सभी अपने अपने रास्ते निकल लिए। पुत्र हमारे बताते हैं, ये उस समय का वाकई सच्चाई भी यही है कि अशोक चौधरी ने चाहा ही नहीं कि महागठबंधन बचा रहे और उसकी खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे महागठबंधन के दलों को। नीतीश कुमार को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी खामियाजा नहीं भुगते हैं। और यहीं कहीं ना कहीं मांझी जी को ये बात समझ में आ गई कि तेजस्वी यादव अब नहीं चाहते हैं कि वो महागठबंधन में। कांग्रेस चुप रहती है, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या तो राजद से बिहार में डर रही है, या कांग्रेस को लगता है कि अगर वो ज़्यादा हिमायती बनेगी महागठबंधन के इन दो बागियों का, यानी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का, तो उसे भी नुकसान पहुंच सकता है आने वाले चुनाव में। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। खबरों की चीरफाड़ अब होने वाली है और कल की छुट्टी के लिए माफ़ी चाहूँगा। बिना दरखास्त की छुट्टी थी। समझ ही सकते हैं कि तबीयत नासाज होने की वजह से ही ऐसा हो सकता है, वरना अगर पृथ्वी भी इधर से उधर हो जाए तो पंचनामा जरूर होता है। आज के पंचनामा की शुरुआत करते हैं, चीरफाड़ करते हैं खबरों की, और कुछ 2 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उन खबरों की नंगी हकीकत तक पहुँचा जाए। अब ये काम तो मेन स्ट्रीम मीडिया करती नहीं है, तो इसे तो हम ही को करना है। कल पूरे दिन महागठबंधन को लेकर काफ़ी सुगबुगाहट थी। मैंने देखा था, सब कुछ देखा है, मैंने सबके बयान देखे हैं, मैंने वो सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें महागठबंधन का आने वाला भविष्य दिख रहा है। लेकिन वो भविष्य ऐसा नहीं है जैसा कि वर्तमान आज का है, ना ही 2019 के जो वर्तमान था उस समय, जिस समय चुनाव लड़ने गई थी महागठबंधन, वैसा है। लेकिन पंचनामा का इतिहास है। पंचनामा में मैं हमेशा एक किस्सा सुनाता हूँ, उसके बाद ही आपको खबर देता हूँ। तो पहले मैं अपना वाला काम करता हूँ, फिर आपका वाला काम करते हैं। किस्सा ये है कि एक नदी में एक सांप जो होता है जहरीला, वो डूब रहा था। दूर से लोग देख रहे थे, लोगों के मन में दया भी आ रही थी कि कैसे आखिर बचाएं, सांप है, सांप से जहरीला जानवर होता है, अगर बचाने जाएंगे कहीं काट देगा तो क्या होगा। ये सब कुछ एक बाहर वहाँ बैठा हुआ एक योगी देख रहा था। जब लोगों ने बताया कि योगी जी सांप डूब रहा है, क्या किया जाए, तो योगी जी को लगा कि शायद सांप तैर कर नदी पार कर रहा था। जब उन्हें पता चला कि सांप डूब रहा है तो उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, दौड़कर सीधा कूद गए और सांप को बचाने का प्रयास करने लगे। जैसे ही उन्होंने सांप को पानी से बाहर निकाला, सांप ने उन्हें काट लिया। उनके हाथ से सांप छूट गया। उन्हें लगा कि शायद सांप समझ गया हो कि उसे बचाने जा रहे हैं। दोबारा फिर उन्होंने उठाया, फिर सांप ने काटा, फिर सांप उनके हाथ से छूट गया। तीसरी बार हुआ, चौथी बार हुआ, 5वीं बार हुआ। ऐसा करते करते स्वामी जी खुद डूबने लगे। तब लोग नदी में कूदते हैं, स्वामी जी को बाहर निकालते हैं और सभी लोग उनके लिए चिंतित होते हैं कि अब इतनी बार सांप ने काट लिया है, ये कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। तो लोगों ने पूछा, स्वामी जी इतनी बड़ी गलती क्यों किया आपने? जब आप जानते थे कि सांप जहरीला है तो आप पानी में क्यों कूदे? उन्होंने कहा कि भाई गलती उसकी भी नहीं है, गलती मेरी भी नहीं है। मेरा जो एक योगी का, एक संत का, एक महात्मा का जो कार्य होता है वो संसार की सेवा करना होता है, संसार के शुभेच्छा करना होता है। तो मैं अपना धर्म निभा रहा था, लेकिन सांप का तो धर्म जहर से किसी को मारना या काटना ही न है। तो वो अपना धर्म निभा रहा था। दोनों अपने धर्म को निभाते हुए दोनों भी मर जाते हैं तो क्या दिक्कत है? एक किसी की जान चली जाए और इस पूरी पृथ्वी का जो बैलेंस है वो अगर बना रहे तो क्या गलत है? दिन का काम ही होता है सूरज के साथ सुबह में आना और आपको जगाना। रात का काम ही होता है कि रात आए और आप सो जाएं और पूरी कायनात फिर से अपने आप को रीसेट कर ले अगले दिन की तैयारी के लिए। ये था किस्सा। अब आते हैं खबर की तरफ। इस खबर का इस किस्से से कोई लेना देना है नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे जोड़ सकते हैं दोनों को एक दूसरे से। खबर यह है कि महागठबंधन में एक इक्विलिब्रियम आ गया है। इक्विलिब्रियम माने एक स्थायित्व, एक शांति, एक ऐसी जगह जहाँ से सब कुछ ठीक हो सकता है। ये आया कैसे? इसके आने में बहुत कुछ
गया है। आपको पता है कि पूरे संसार, यानी संसार की बात मैं क्यों करूं, पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एक बहुत बड़े धमाके से हुआ था, बिग बैंग जिसे कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि आज संसार एक इक्विलिब्रियम में है, सब कुछ जहां है, सूरज चंद्रमा सब अपने जगह से निश्चित दूरी पर है, सबका ग्रेविटेशन काम करता है, स्पेस फोर्सेस काम करती हैं, ये सब कुछ एकदम ऐसा लगता है जैसे कि किसी इक्वेशन के तहत जोड़ा गया हो। लेकिन सच्चाई ये है कि एक धमाके की उपज है। तो क्या साबित होता है इससे कि अगर धमाका नहीं हो, सब कुछ टूटे नहीं, तो फिर इतनी जल्दी शांति भी नहीं आती है। माने इक्विलिब्रियम के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धमाका हुआ होगा, धमाका हुआ है। धमाका यूं हुआ है कि महागठबंधन के 5 दल जो थे वो तो अब नहीं है इसमें। महागठबंधन में रालोसपा से लेकर जीतन राम मांझी, वीआईपी, कांग्रेस और आरजेडी, इन सभी ने एक ऐसा अपने आप को जगह पर आजला दिया है जहां से महागठबंधन अब 5 दलों का नहीं हो सकता है। तो आखिर ये स्थिति आई कैसे? आखिर जो महागठबंधन अपने आप को 2019 में ही मान रहा था कि विश्व विजेता हो जाएगा, वो 2020 में आते आते एक छोटी सी चुनाव में हार के बाद ऐसा कैसे टूट गया कि सभी अपने अपने रास्ते निकल लिए हैं। इसके पीछे कारण है, देखिए, हार लोगों को तोड़ती तो है, मनोबल भी तोड़ती है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं सबसे ज़्यादा किसी को तोड़ती हैं। मांझी जी की महत्वाकांक्षा महागठबंधन पर भारी पड़ी है और कुछ हद तक तेजस्वी यादव भी, जो कहा जा सकता है, कल एक बयान आया था, कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, इन्होंने एक बयान दिया था कि अहंकार, खुदगर्जी और कहीं ना कहीं घमंड, ये 3 चीज़ें महागठबंधन पर भारी पड़ रही हैं। अब कांग्रेस के प्रभारी हैं बिहार के, और कांग्रेस बिहार में ऐसी स्थिति में है कि वो चाहे तो 2015 में जो गलती हुई थी, 17 में माफ़ कीजिएगा, वो गलती 2020 में ना हो। अब 2017 में क्या गलती हुई थी आपको बता देते हैं। वो गलती 2017 में तत्कालीन अध्यक्ष थे कांग्रेस के अशोक चौधरी, उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी कि जल्दी से जल्दी, ये जिम्मेवारी नीतीश कुमार ने दी थी जब महागठबंधन टूट रहा था, उस समय उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी, अल्टीमेटम भी दिया गया था 24 घंटे का कि आप अशोक चौधरी जी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से बातचीत कीजिए और तेजस्वी यादव को ये समझाइए कि कहीं ना कहीं ये मुश्किल हो रहा है सरकार को आगे बढ़ा पाना, जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर। कांग्रेस चाहती, अशोक चौधरी चाहते तो ये महागठबंधन बच सकता था, लेकिन अशोक चौधरी ने ये सूत्र हमारे बताते हैं, ये उस समय का वाकई सच्चाई भी यही है कि अशोक चौधरी ने चाहा ही नहीं कि महागठबंधन बचा रहे और उसकी खामियाजा भुगतना पड़ा पूरे महागठबंधन के दलों को। नीतीश कुमार को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी खामियाजा नहीं भुगते हैं, भाजपा के साथ नीतीश कुमार हैं जरूर, लेकिन जो नीतीश कुमार महागठबंधन के सर्वे सर्वा थे वो भाजपा के साथ अभी फिलहाल यशमैन बने हुए हैं। इन दोनों के बीच का सफ़र बहुत लंबा नहीं था, लेकिन बहुत थकाने वाला था। नीतीश कुमार अब फिर से उतना सफ़र करना नहीं चाहते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ये जानते हैं कि महागठबंधन में समीकरण बन सकते हैं कभी भी उनके लायक। महागठबंधन के कुछ दलों के दिल अभी भी नीतीश कुमार के लिए धड़कता है और कांग्रेस इसमें एक ऐसी पार्टी है जो कि शायद नीतीश कुमार के प्रति अपने पुराने प्रेम को भूल नहीं पाई है और वक्त रहते रहते कभी कभी दिख भी जाता है, कभी सनातन सिंह बोल देते हैं, कभी प्रेमचंद मिश्रा के मुंह से निकल जाता है। लेकिन बात यह है कि आज जिस गठबंधन में है कांग्रेस, उस गठबंधन में फिर एक बार मौका मिला है। मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी ने बार बार बात की है कांग्रेस से और कहा है कि राजद नहीं समझ पा रही है, राजद नहीं सुनना चाह रही है, राजद नहीं करना चाह रही है। ऐसे में आप एक समीकरण बनाइए, आप एक ऐसी कमेटी बनाइए जिससे बातचीत के लिए एक मंच बन सके। और कांग्रेस ने भी इसके लिए पहल दिखाई, मगर वो पहल बहुत लेट हुआ। कोरोना काल के पहले, अभी आज से 5 दिन पहले कांग्रेस ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमद पटेल से एक मीटिंग कराई थी जिसमें तेजस्वी यादव को भी आना था, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। अपने रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने उस वीडियो में भेजा और यहीं कहीं ना कहीं मांझी जी को ये बात समझ में आ गई कि तेजस्वी यादव अब नहीं चाहते हैं कि वो महागठबंधन में रहें। लेकिन केवल तेजस्वी के कहने से ऐसा नहीं हो सकता है। कांग्रेस अभी भी महागठबंधन में एक मजबूत हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से प्रयास करना चाह रही है और जिस तरह का 6 दिन का समय मांगा गया था कांग्रेस तरफ से, ये मांझी जी ने बात कही थी, इस पर जैसे ही राजद ने पलटवार किया कि नहीं 6 दिन का समय नहीं मांगा गया है, ऐसे कोई बात नहीं हुई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है अब तक, और उसके बाद भी
कांग्रेस चुप रहती है, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस या तो राजद से बिहार में डर रही है, या कांग्रेस को लगता है कि अगर वो ज़्यादा हिमायती बनेगी महागठबंधन के इन दो बागियों का, यानी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का, तो उसे भी नुकसान पहुंच सकता है आने वाले चुनाव में। अब इन दोनों परिस्थितियों में से सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त समझाएगा, लेकिन फिलहाल जो बड़ी बात यह है कि कल शक्ति सिंह गोहिल का बयान जो था वो किसी का नाम लेकर नहीं था। उन्होंने खुदगर्जी, अहंकार और घमंड का नाम जब लिया महागठबंधन को तोड़ने के लेकर, तो ये कहीं ना कहीं राजद के ऊपर हमला था। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसा होना था वही हुआ। शक्ति सिंह गोहिल के खिलाफ राजद के ने मोर्चा खोल दिया। कुछ लोगों ने यह भी पूछ लिया कि शक्ति सिंह गोहिल होते कौन है? बिहार के संदर्भ में उनकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो होंगे कांग्रेस के प्रभारी। बिहार में हो सकता है कि उनके कांग्रेसियों में कुछ पकड़ हो, लेकिन बिहार के संदर्भ में महागठबंधन के डिसीजन मेकर वो नहीं है। और यहीं कहीं ना कहीं खबर बढ़ते बढ़ते आज ऐसे स्तर पर आई कि राजद के एक प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, इन्होंने स्पष्ट तौर पर ये बात कह दी है, एक वेबसाइट ने कोट किया है इनकी बात को, कि ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी ने स्वीकार्यता कर ली है, वो मान चुकी हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार में कप्तान होंगे महागठबंधन के। यानी आप चाहिए तो मिठाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं, आप चाहिए तो पटाखे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप राजद के समर्थक हैं तो आपको खुश होना चाहिए कि कांग्रेस ने इस बात को मान लिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि अभी उतना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, इसलिए क्योंकि जिस तरह का इन्वेस्टमेंट पिछली बार 2015 के चुनाव में भाजपा ने किया था, लड्डू पटाखे में रखा रह गया था, बर्बाद हो गया था बहुत लोगों का पैसा। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपका पैसा बर्बाद हो। ये इसलिए नहीं चाहूँगा क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस ने अभी तक खुलकर ये बात कही नहीं है। तो फिर किस हिसाब से मृत्युंजय तिवारी जो कि प्रवक्ता है, काफ़ी सधे हुए बयान है, हमारे चैनल पर भी आप लगातार उनके बयानों को देखते हैं, अच्छा खासा व्यू भी उठाते हैं वो, लेकिन उनके कहने का मकसद क्या है? उनके कहने का मकसद वही है जो नमन मिश्रा बहुत दिन से आपको कहता आ रहा है, लेकिन आप सुनते नहीं हैं। महागठबंधन में कोई दल है नहीं अभी, महागठबंधन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है अभी महागठबंधन के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी आपस में बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी सीटों पर सर्वे करा रही है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और जीत सकती है, कहाँ से कौन प्रत्याशी दे सकती है। ऐसा ही राजद भी करा रही है, और इन दोनों पार्टियों ने यह तय कर लिया है कि इन दोनों के बाद जो सीटें बचेंगी वो ऑफर कर दिया जाएगा उन लोगों को जो तत्काल उस गठबंधन में आने के इच्छुक रहेंगे, और जिन्हें कांग्रेस की ज़्यादा सीटें पसंद होंगी और जिन्हें तेजस्वी यादव सीएम के तौर पर पसंद होंगे। मैंने समझ लीजिए, कांग्रेस बिहार में अपना सीएम नहीं बना रही है, ना उसे बनाने का भी कोई इरादा भी है, आगे चल के हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। इन परिस्थितियों में कांग्रेस के पास सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है ना अभी, तो वो है अशोक चौधरी द्वारा अपनी पार्टी के विधायकों को टूटने से बचाना। अशोक चौधरी या अन्य लोग, या नीतीश कुमार के और भी हो सकते शुभचिंतक हों, जो कांग्रेस के अंदर बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी है, लेकिन अशोक चौधरी से ज़्यादा किसी का कांग्रेस में इतना प्रभाव नहीं है। अशोक चौधरी की बात करें तो कम से कम 12-13 लोगों को उन्होंने अपने दम पर पिछले विधानसभा के चुनाव में 2015 में चुनाव जिताया था, लड़ाया था भी था, माफ़ कीजिए लड़ाया था, जिताया कहाँ से होगा, जिताया तो वो तो महागठबंधन के समीकरणों के साथ था। तो उस परिस्थिति में अशोक चौधरी को अब एमएलसी भी बनना है। वो मंत्री जरूर हैं बिहार सरकार में, लेकिन एमएलसी उनको नहीं बनाया गया है, और नीतीश कुमार उनको एमएलसी नहीं बनाएंगे, ये बात भी हमने बता दी है आपको। तो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को कांग्रेस में एक बड़ी टूट करनी होगी। ये उनको टास्क शुरू से ही दिया हुआ है। लेकिन अशोक चौधरी से समस्या क्या है कि 27 विधायक जिस पार्टी के हैं कांग्रेस के, उसमें वो विधायकों की संख्या इतनी नहीं पूरा पा रहे टूटने वालों की, जो कि इतनी हो जाए कि सभी विधायकों की सदस्यता भी बच जाए। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? अब ये विधायक अगर चुनाव के ऐन मौके पर टूट कर आते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के टिकटों का जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमी है उसी में और सेंधमारी बढ़ाएंगे, तो नीतीश कुमार तो फिर परेशान हो जाएंगे। और यही परेशानी कांग्रेस चाहती है कि अंत तक बनी रहे, और कांग्रेस चाहती है कि वो सीटें अपनी इतनी पहले ही बढ़ा ले कि जितने भी विधायक भागने वाले भी हों उन्हें भी लगे कि कांग्रेस के पास वो सीट पहले से ही है और जदयू के पास जाने से वो सीटें शायद न मिले। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए यहाँ ये फायदा है, और कांग्रेस अपना यही फायदा देख रही है। बात अगर राजद की करें तो राजद के विधायक सबसे ज़्यादा हैं बिहार में अभी,
किसी भी दल से। विपक्ष में ये शायद बिहार के ये देश के लोकतंत्र की ही मैंने खूबसूरती है कि जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा विधायक है वो विपक्ष में बैठी हुई है और नेता प्रतिपक्ष उसकी तरफ से आते हैं, और इसी दावे के आधार पर तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम का कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, वैसे भी कहा गया है कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो सीएम का डायरेक्ट उम्मीदवार होता है। ऐसे में तेजस्वी यादव कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, ना राजद उन्हें सीएम कैंडिडेट घोषित करके कोई अतिशयोक्ति कर रही है। ये अंडरस्टूड है और महागठबंधन के बाकी दलों को भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं आगे आ जाती हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत इस सांप के पास और कोई विद्या नहीं है, ना ये कुंफू जानता है, ना कराटे जानता है, ना ही आपको दूर कर सकता है खुद से, इसीलिए काटता है। इसे पता है कि इसके पास केवल एक ही फन है और उसी फन से वो लोगों को रिझा भी सकता है और डरा भी सकता है। मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या मुकेश सहनी हो या कोई भी नए दल हो, या अब जेएम की बात हो रही है, जेएमएम भी झारखंड में जिस तरह से राजद को उसने सम्मान दिया है, एक विधायक को मंत्री बनाकर, उसे भी सम्मान देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि तेजस्वी यादव के ऊपर जब हमला कर दिया जाता है तो राजद इसे बहुत दिल पर ले लेती है। तेजस्वी के ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला नहीं होता है। तेजस्वी को जब कोई कहता है ये बात कि अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा, तो ये एक जनरलाइजेशन में बोली गई बात है। नीतीश को लेकर भी कई बार चिराग पासवान ऐसा बोल चुके हैं, लेकिन इसी बात को कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है भाजपा का शीर्ष नेतृत्व। जब भी मौका होता है बिहार के संदर्भ में बोलने का, तो अमित शाह ने घोषित किया है कि नीतीश कुमार ही बिहार में कप्तान होंगे। हालांकि यही बात अब तक कांग्रेस ने कभी नहीं की है, और मृत्युंजय तिवारी अगर ये कहते हैं कि सोनिया गांधी मानती हैं तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट, तो ये सत्य है, लेकिन घोषित नहीं करती हैं, ये भी सत्य है। यही कहीं ना कहीं मामला आकर फंस जाता है। कांग्रेस क्या चाहती है, तेजस्वी क्या चाहते हैं, ये बाकी तीन दल क्या चाहते हैं, सभी की अपनी चाहत है इस विधानसभा के समीकरण में इतनी सीटें लेना कि सरकार बनाने में या सरकार गिराने में उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग हो। यही बात अब मैं आपको एनडीए के संदर्भ में थोड़ा समझा देता हूँ। यही बात चिराग पासवान चाहते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि दो विधायक होने के बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें सरकार का हिस्सा अब तक नहीं बनने दिया है, ना कैबिनेट में कहीं दर्जा है और ना ही सरकार के किसी भी क्रियाकलाप में नाम आता है, ना उससे उनसे पूछा जाता है। और यही बात देख रहे हैं बाकी दल भी, और वो जानते हैं कि जैसे ही ये बड़े दल हैं, इन्हें मौका मिलेगा, ये साइडलाइन कर देंगे छोटे दलों को। और इसी वजह से ये पूरा जो सम्मान की लड़ाई बार बार मांझी जी कहते हैं, यही सम्मान है जो वो चाहते हैं, और यही सम्मान कहीं ना कहीं दे नहीं पा रही है महागठबंधन के सारे दल। मैं सभी दलों की बात करूंगा, यहाँ केवल तेजस्वी यादव की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी कांग्रेस के दरवाजे पर भी जा चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के दरवाजे पर भी जा चुके हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा है। अल्टीमेटम का सारा तिथि खत्म हो चुका है। कायदे से आज से कल तक में कभी भी जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा कोई भी घोषणा कर सकते हैं। इसमें से बहुत सारी समीकरण आपको पता है कि एनडीए की तरफ भी जा सकते हैं, और उन समीकरणों पर भी हमारी नजर है। लेकिन फिलहाल ये जो खबर है महागठबंधन को लेकर, बड़ी खबर है, लेकिन खबर ऐसी है जो कि पहले से ही पता है सबको। हालांकि मृत्युंजय तिवारी ने जिन संदर्भ में ये बातें कही हैं, वो महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच भी खटपट ना शुरू हो जाए, समस्याएं ना जो कि शुरू हो गई थी, उसे समाप्त करने के लिए बात कही है कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी मानती हैं सीएम कैंडिडेट है तेजस्वी यादव। अगर नहीं मानती तो मीटिंग में वो बुलाती भी नहीं, अगर नहीं मानती तो कांग्रेस बिहार में आरजेडी के कार्यक्रमों में खुद जाती भी नहीं, और अगर नहीं मानती तो कांग्रेस बिहार में अपना एक उम्मीदवार सीएम का घोषित कर चुका होता, जो कि बाकी कहीं ना कहीं नेता जो बिहार कांग्रेस के हैं वो घोषित कर चुके हैं। कई बार हमने आपको दिखाया है इंटरव्यू के माध्यम से, हमने आनंद माधव का भी इंटरव्यू दिखाया था, जो कि प्लानिंग रिसर्च डिपार्टमेंट के बिहार के कांग्रेस के हेड हैं। उन्होंने भी सीधे तौर पर मदन मोहन झा का नाम प्रपोज किया था। वहीं हमने राजेश राठौर जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्हें बिठाया था, उन्होंने भी मदन मोहन झा का नाम प्रोजेक्ट किया था कि वो भी हमारे सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन पार्टी अगर कुछ नहीं बोल रही है इस मुद्दे पर, तो मतलब तय है कि सभी मानकर चल रहे हैं कि सीएम कैंडिडेट बिहार में तेजस्वी यादव ही हैं। लेकिन इस बात को बार बार कहने से राजद अपने आप को परहेज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से बाकी दलों को लग रहा है कि राजद उन्हें बुली कर रही है। तो भैया ऐसी परिस्थिति में होगा क्या?
आप जरूर जानना चाहते होंगे कि नमन मिश्रा आखिर क्या बताएंगे, महागठबंधन का स्वरूप क्या होगा। तो मैं आपको फिलहाल बता दूं कि महागठबंधन में कभी भी एक बड़ा बिग बैंग हो सकता है। ये जो छोटे छोटे बिग बैंग हुए हैं, इन्हें बिग बैंग मत कहिए, इन्हें बैंग कहिए। अब बड़ा बिग बैंग होगा, जिसके बाद जैसे समुद्र मंथन में होता आया है, कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें निकलेंगी, कुछ बुरी चीज़ें निकलेंगी, लेकिन फिलहाल तेजस्वी के लिए अच्छी चीज़ें निकल रही हैं। इसलिए क्योंकि तेजस्वी के पास बड़ा आंकड़ा है, बड़ी पार्टी है, बड़ा समीकरण है, बड़ा जनाधार है, और इसी हिसाब से उन्हें अपना दिल भी थोड़ा बड़ा करना चाहिए और महागठबंधन के बाकी जो दल हैं उन्हें भी साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि मांझी जी के अल्टीमेटमों का भी अल्टीमेटम अब खत्म हो गया है और कल से परसों तक में आपको कुछ एक नया समीकरण, नए कलेवर में नया महागठबंधन दिखेगा जरूर। आज का पंचनामा कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। बेबाकी से अपनी राय रखता हूं और बेबाकी से आपकी भी राय सुनता हूं। कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी बातें बेबाक होकर रखिए, बेलाग रखिए, ताकि इसी हिसाब से पंचनामा अनवरत चलता रहे। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी इस तरह की खबरें और आपको मिल पाएंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।